Welcome in my human computer and interaction lectures. Today's our topic is user research, in which we will look after how to conduct a user research. As we know, as we discussed in our previous lectures, that there are a number of users that are interacting with systems and they are in different types. Some are novel, some are intermediate, some are experts. But the problem is that experts are very limited in numbers, but there is a large amount of intermediate or novel users that are interacting with systems. मतलब हमारे पास ये तो एक प्रॉब्लम है कि जब भी किसी सिस्टम के साथ यूज़र इंटरेक्ट करता है तो जो हमारे पास एक्सपर्ट यूज़र्स हैं वो बहुत ही कम तादाद में होते हैं जिनको एग्जैक्टली पता होता है कि उन्होंने सिस्टम को कैसे यूज़ करना है, लेकिन जिनको नहीं पता होता कि सिस्टम को कैसे यूज़ करना है उनकी तादाद एक्सपर्ट्स के मुकाबले में ज़्यादा है। वो सिस्टम को अपने हिसाब से यूज़ करेंगे और उसके ऊपर मिस्टेक्स भी करेंगे। तो हमें यहाँ पे इस टॉपिक में या इस लेक्चर में ये देखना है कि हमें यूज़र की रिसर्च कैसे करनी है, हमें कैसे पता चलेगा कि यूज़र को हमने कैसे टैकल करना है और किस टाइप के यूज़र के लिए हमें किस टाइप का सिस्टम डेवलप करना है। अब आते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज के लेक्चर में हम जो चीज़ें पढ़ेंगे वो हमारे पास हैं रिसर्च टेक्निक्स एंड क्वालिटेटिव रिसर्च टेक्निक्स। ये हमारे पास टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करके हम यूज़र को रिसर्च करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये चीज़ चेक करेंगे कि रिसर्च है क्या, व्हाट इज़ द रिसर्च इज़ इन एक्चुअल। Students, very often we may hear the word research and we often associate this word with objectivity. And whenever we talk with objectivity, then numbers are always clicked in our mind. मीन्स हम जब भी कोई रिसर्च परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास कुछ नंबर्स लाइक कोई एक्सपेरिमेंट्स होंगे जो हम परफॉर्म करेंगे और उसके अगेंस्ट हमारे पास कुछ डाटा आएगा, कुछ आउटपुट आएगी किसी भी रिजल्ट की फॉर्म में, जिसको हम क्वांटिटेटिव डाटा कह रहे हैं। अब इस टाइप की रिसर्च को हम इंजीनियरिंग में या बिजनेस टाइप के मॉडल्स में इम्प्लीमेंट करते हैं। Qualitative versus quantitative research. People associated the word research with science and objectivity, and the current notation or prevailing concept of valid research only that yields quantitative data. देखिए हमारे पास जो रिसर्च है उसको लोगों ने अपने हिसाब से इसकी डेफिनेशन बनाई है। अगर हम फील्ड की बात करें, जब हम फिजिक्स में बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि फिजिक्स में कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनसे हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आते हैं और रिजल्ट्स से हम आगे फर्दर रिजल्ट्स की तरफ मूव करते हैं। फिर हम बात करें मैथमेटिक्स की, सेम एज इट इज़ इन अदर फील्ड्स। लेकिन क्या हो अगर हम रिसर्च को ह्यूमंस पे अप्लाई करें, तो ह्यूमंस पे अप्लाई करने के लिए हमारे पास किस टाइप का डाटा होगा और किस टाइप की आउटकम होगी, हम इस चीज़ को देखते हैं क्वालिटेटिव में और क्वांटिटेटिव में। So if we restrict our research only for the numbers or qualitative data, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास ह्यूमन बिहेवियर्स को रीड करने के लिए हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट्स होंगे वो हमें इन रिटर्न जस्ट नंबर्स में या फिर सम लिमिटेड इंफॉर्मेशन देंगे जो कि किसी भी एक्सपर्ट सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए सफिशिएंट नहीं होगी। तो हमें इससे बाहर जाके सोचना होगा, इससे ज़्यादा और ज़्यादा रिसर्च करनी होगी जो कि क्वालिटेटिव डाटा में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नंबर्स हमें ये तो बताते हैं कि हाउ मच एंड हाउ लॉन्ग, कितनी देर के लिए और कितना, बट दे डोंट टेल अस व्हाई, हाउ एंड व्हेन। हमें बिहेवियर के बारे में नॉलेज नहीं मिलेगा कि ह्यूमन बीइंग्स कंप्यूटर को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, सेम टाइप ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस। तो नंबर्स हमें ये डिटेल्स नहीं देते। सो वी नीड रिचर डाटा दैट गिव अस द मोर डिटेल्स अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। सो द डिफरेंट ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा इज दैट जो हमारे पास क्वांटिटेटिव डाटा है वो हमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स और कुछ रिसर्चेस के बाद कुछ नंबर्स या फिर कुछ लिमिटेड डाटा प्रोवाइड करता है, लेकिन क्वालिटेटिव डाटा हमारे पास लिमिटेशंस में नहीं है। ये वो डाटा है जो कि लिमिटेशन से बियॉन्ड होके हमारे पास एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी भी चीज़ के बारे में। अगर हमें ह्यूमंस के बिहेवियर्स के ऊपर रिसर्च करनी है तो हम उसे किसी स्पेसिफिक क्वांटिटेटिव रिसर्च को इम्प्लीमेंट करके एक्सेस नहीं कर सकते, उसके लिए हमें क्वालिटेटिव रिसर्च करनी पड़ेगी। सो आई होप सो कि अब आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का प्रॉपर डिफरेंस समझ आ गया होगा। बस इतना याद रखना है कि क्वालिटेटिव डाटा की जो वैल्यू है वो क्वांटिटेटिव डाटा से बहुत ज़्यादा है इन टर्म ऑफ ह्यूमन कंप्यूटर एंड qualitative research help us to understand existing products and how they are used. They also used for technical business and environmental contexts. It's also help us to understand the constraints and the vocabulary and social aspects where the product is used. तो देखा आपने कि अगर आप क्वांटिटेटिव डाटा को यूज़ करें तो आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको क्वालिटेटिव रिसर्च ही चाहिए।
ताकि आपको रियल यूजर्स का पता चल सके कि सिस्टम को कैसे बनाना है, सिस्टम को क्यों बनाना है और सिस्टम किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है और उसका यूज है क्या। उसके बिहेवियर के बारे में, उसकी वोकेबलरी के बारे में, उसके एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में तमाम तर नॉलेज क्वालिटेटिवली आपको मिल जाए। So, the qualitative research helps in design projects like help to identify the patterns of behavior. Like ये चीज़ बताएगी कि किस तरह से यूजर्स जो है वो सिस्टम को यूज करेंगे, उनके बिहेवियर के पैटर्न को अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल है। इट आल्सो हेल्प्स द प्रोग्रेस ऑफ डिजाइन टीम। ये उस टीम की जो कि रिस्पॉन्सिबल है सिस्टम के डिजाइन के लिए, उसकी प्रोग्रेस में भी हेल्प करती है। अब किस तरीके से ये हेल्प करती है? It provides the credibility and authority to design team. Secondly, it unites the team with a common understanding and domain issues and user concerns. And thirdly, it empowers management to make more informed decisions about product design issues that would otherwise be based on guesswork or personal preference. Now, as we discussed that one of the most important issue for a design team is the lack of credibility. Like जब भी हम किसी डिज़ाइन की बात करें, किसी डिज़ाइनिंग इंटरफेस की बात करें, तो हर किसी की अपनी अपनी राय होगी, हर किसी का अपना अपना मोटिव होगा, लेकिन वो सारे किसी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं होंगे। तो हमारे पास जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो हेल्प करती है कि सारे यूजर्स को या सारे डिज़ाइनर्स को या सारी टीम को वो एक पॉइंट पे एग्री कर सके। तो डेफिनेटली इस तरह जो टीम है वो यूज़र के साथ इंटरेक्ट करके उसको एक मोर सूटेबल डिज़ाइन प्रोवाइड कर सकेगी। क्योंकि डेफिनेटली अगर आपके पास डाटा होगा तो आप डाटा के ऊपर डिसीजन लेंगे, लेकिन अगर आपके पास डाटा नहीं होगा तो आप ओपिनियंस के ऊपर डिसीजन लेंगे जो कि कभी किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एग्री नहीं होंगे। सेकंड बात हमने की कि यूनाइट टीम होना, अंडरस्टैंडिंग डोमेन इशू और अंडरस्टैंड द कंसर्न्स। लाइक हमारे पास अगर डाटा होगा, क्वालिटेटिव डाटा होगा, तो टीम जो है वो ओपिनियंस के ऊपर, राय के ऊपर आपस में बात करने के बजाय किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर मुत्तहिद होके किसी एक ही डोमेन में काम कर सकेगी। उनकी जो सोच है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगी अबाउट डिज़ाइन ऑफ अ प्रोजेक्ट। और थर्डली वो हमारे पास एक प्रॉपर मैनेजमेंट में काम कर सकते हैं। उनको उनको ये पता होगा कि उन्होंने इसके ऊपर क्या अपडेशन करनी है। मतलब हर किसी की सोच एक सिंपल प्लेटफॉर्म के ऊपर ही होगी कि हमने ये फीचर डालना है या नहीं डालना है, इस चीज़ को अपडेट करना है या नहीं करना है। वो हमारे पास अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस को छोड़ के एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के ऊपर सारे मिल के ही डिसीजन ले रहे होंगे। So we have different type of qualitative research techniques. These are stakeholders interviews, subject matter expert interviews, user and customer interviews, user observations and ethnographic field study, literature review and product prototype and competitive audits. So हम इसको अब वन बाय वन चेक करेंगे कि ये क्वालिटेटिव रिसर्च की टेक्निक्स क्या है और कैसे काम करती हैं। So we need to start the stakeholder interviews by अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एंड टेक्निकल कॉन्टेक्ट्स। यानी कि जो बिजनेस डोमेन है या फिर जो टेक्निकल डोमेन है, हम सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करें, क्योंकि ये हमें फीचर्स या फिर फाउंडेशन देगी उस तमाम रिसर्च के बारे में जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। कॉमन वोकैबुलरी एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग द डिज़ाइन टीम, मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग टीम। क्योंकि स्टैक होल्डर्स के इंटरव्यू से हमें कॉमन वोकैबुलरी मिल जाएगी, एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी अमंग डिफरेंट टीम्स लाइक इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट टीम्स के दरमियान एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, कॉमन वोकैबुलरी डेवलप हो जाएगी। तो इस तरह करने से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी स्टेक होल्डर्स के बारे में जिनके लिए हम प्रोडक्ट डिज़ाइन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे कॉमन क्वेश्चन ये भी आता है कि स्टेक होल्डर्स हैं क्या, ये कौन है। तो यहाँ उनके लिए कॉमन डेफिनेशन है कि एनीवन अफेक्टेड बाय द आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट और एक्चुअल प्रोडक्ट इटसेल्फ इज नोन एज स्टेक होल्डर। यानी आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं या एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो कोई भी जो कि उसके साथ लिंक होगा, इन्फ्लुएंस होगा या फिर उससे इफेक्ट होगा, उसको हम स्टेक होल्डर कहेंगे। स्टेक होल्डर्स हमारे पास डिफरेंट पीपल्स हो सकते हैं। लाइक हमारे पास हैं मैनेजर्स, इंजीनियर्स, सेल्स पीपल्स, marketing peoples and design peoples. So anyone that is with a team or with a company or anyone that deals with customers, वो stakeholders बन सकते हैं। So how to conduct an interview?
लाइक एक स्टेक होल्डर का इंटरव्यू हमने कैसे लेना है, तो इंटरव्यू ऑफ स्टेक होल्डर शुड बी हेल्ड बिफोर यूजर रिसर्च, यानी कि इससे पहले कि आप यूजर के बारे में जानना शुरू करें, आपको स्टेक होल्डर के बारे में जानना है कि स्टेक होल्डर क्या है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इंटरव्यूज शुड बी वन टू वन। लाइक अगर आपने इंटरव्यूज करने हैं स्टेक होल्डर्स के, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप स्टेक होल्डर्स के इंटरव्यू इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप भी कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। इंडिविजुअल करना बेटर है एज कम्पेयर टू ग्रुप, क्योंकि अगर आप ग्रुप में इंटरव्यू कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कुछ स्टेक होल्डर्स आपको आंसर ही ना करें, वो ग्रुप में चुप करके बैठे रहें, या फिर सम टाइम अननेसेसरी डिस्कशन की बेस पे एक डिस्कशन इतनी रॉन्ग और इतनी ज़्यादा फास्ट हो जाती है कि उसको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होता। तो बेटर ऑप्शन यही है कि जब आप इंटरव्यू करें स्टेक होल्डर्स के साथ अबाउट द प्रोजेक्ट, अबाउट द डोमेन, अबाउट द कंस्ट्रेंट्स, तो आप उनके साथ वन टू वन इंटरव्यू करें ताकि आप सीरीज ऑफ क्वेश्चंस को वेरीफाई कर सकें उनसे। ऑप्टिमम ड्यूरेशन शुड बी ऑफ एन आवर। मीन्स हमारे पास जब आप एक इंटरव्यू कंडक्ट करें तो वो इंटरव्यू बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं हो, हमारे पास इतना ज़्यादा भी लेंथी ना हो कि वो हेडिक हो जाए किसी यूज़र के लिए, या बहुत ज़्यादा हेक्टिक भी ना हो और बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत ही शॉर्ट इंटरव्यू भी ना हो। इट्स मीन कि यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट ऑल योर कंसर्न्स एंड क्वेश्चंस जो आपने स्टैक होल्डर से पूछने हैं, तो आप उनकी एक प्रॉपर लिस्ट जनरेट कर लें और उसके बाद इंटरव्यू आप कंडक्ट करें तो प्रॉपर इंटरव्यू आराम से हो सकता है। स्टेक होल्डर इंटरव्यू, व्हाट इज द प्राइमरी वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम ईच स्टेक होल्डर परस्पेक्टिव। मीन्स आप एक स्टेक होल्डर से क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या उसे प्राइमरली आपको क्या प्रोडक्ट प्रोवाइड करनी है, इस प्रोडक्ट को बनाना है, उसके लिए स्टेक होल्डर से आप क्या क्या क्वेश्चंस पूछना चाह रहे हैं। अब होता ये है आपके पास जैसे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, लाइक कोई चीफ एग्जीक्यूटिव है, कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, या फिर आईटी डिपार्टमेंट, या फिर वेरियस पीपल हु हैव डिफरेंट जॉब टाइटल्स, तो डेफिनेटली उनके सोचने का अंदाज डिफरेंट होगा अबाउट प्रोडक्ट, उनका जो पर्सपेक्टिव है वो डेफिनेटली डिफरेंट होगा। तो डेफिनेटली उनका जो आइडिया है वो डिफरेंट होगा अबाउट द प्रोडक्ट, दैट हाउ शुड द प्रोडक्ट शुड बिल्ड, या फिर इस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ या फिर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, वो हर कोई अपने अंदाज में सोचेगा। तो यहाँ आपका पहला काम ये है कि आपने सारे स्टैक होल्डर्स को अलग अलग विजुलाइज करना है, अलग अलग उन सब के जो विजन्स हैं उनको इकट्ठे करना है। तो जब ये हो जाए तो उसके बाद उनकी सारी थॉट्स को और सारे विजन्स को कलेक्ट करके कलेक्टिवली आपने एक सोल्यूशन जनरेट करना है आफ्टर द स्टैक होल्डर्स इंटरव्यूज। सो फाइनली ये होगी वो यूनिफाइड सोल्यूशन या फिर वो थीम जो आप अपने क्लाइंट को देंगे और क्लाइंट इसके ऊपर एग्रीड होगा। व्हाट इज अ बजट एंड स्केड्यूल। देखिए जब आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपने स्टेक होल्डर्स के इंटरव्यू लिए और उनके इंटरव्यूज लेने के बाद उनकी आउटकम से आपको ये आइडिया हुआ कि हम इस प्रोजेक्ट में ये फंक्शनलिटी भी डालें या ये फंक्शनलिटी भी इनेबल करें, बट यू हैव टू फाइंड आउट द बजट एंड स्केड्यूल ऑफ द प्रोडक्ट कि कितने टाइम में इसको कंप्लीट करना है और इसका एग्जैक्टली बजट हमारे पास कितना है। एंड दिस रियलिज्म इज डिफाइंड बाय द स्टेक होल्डर्स। आप उनसे पूछेंगे और वो बताएंगे कि हमारा ये बजट है, हमारा ये स्कोप है और हम इस टाइम स्लॉट में इस प्रोजेक्ट को खत्म करना चाहते हैं। एंड द टेक्निकल कंस्ट्रेंट्स, टेक्निकली फिजिबल क्या है, ये भी एक बहुत अहम एस्पेक्ट है। सो हेयर यू नीड टू ऑप्टिमाइज द कंस्ट्रेंट्स कि आपके पास जितना टाइम है और जितना पैसा है और जितना क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उस सारे को किस तरह से आपने ऑप्टिमाइज करना है कि ताकि एक स्पेसिफिक टाइम में एक सूटेबल सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। सो आफ्टर दैट वी हैव अ की क्वेश्चन दैट व्हाट आर द बिजनेस ड्राइवर्स। So whenever you buy a system or a software or any module for a company, तो इसके पीछे एक रीज़न होती है कि why should they need this software or the system to be used, and that is definitely some business goal or some business strategy. So you have to make sure कि जो आप सिस्टम बना रहे हैं वो उस कंपनी के लिए या उस इदारे के लिए सक्सेसफुल है, मीन्स कि उनके लिए यूजफुल है और उनकी सक्सेस का बायस बनेगा। मीन्स यू हैव टू मेक अंडरस्टैंड द मोटिव्स behind use of this product. So what are the drivers, what are the reasons, or what are the business goals behind this software? So अगर आप इन की क्वेश्चंस का आंसर फाइंड किए बगैर सिस्टम बनाएंगे तो might be possible this system will not helpful for them or not successfully deploy for them. What are the stakeholders' perceptions of the user? So here you have to understand the disconnects or various informations about the user as well. Understanding these issues help you to better solve your customer as well as the user of the product.
मीन्स आप जब इन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट कर लेंगे तो देन यू विल बी इन पोजीशन टू मेक अ बेटर प्रोडक्ट दैट विल हेल्प फॉर कस्टमर और जो कि उस इदारे के लिए या उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सक्सेसफुल होगी. The second type of interviews is subject matter expert interviews, which is also known as domain experts. So SMEs are also stakeholders, but the speciality of these stakeholders is that they have some specialized knowledge about the product or context within the develop of the product is being happened. So for example, you are making a product for some financial experts like for a bank. In that case, you have to make understand the rules, regulations and constraints about the transactions in bank. और यहाँ पे ये चीज़ भी स्पेसिफिकली एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी कि आप जिस बैंक के लिए बना रहे हैं माइट बी पॉसिबल उस बैंक के अपने कुछ रूल्स हों जो कि दूसरे बैंक्स के ना हों. So as a designer, you don't have specialized knowledge about the banking or any specialized domain. So what is solution? कि आप किसी सब्जेक्ट एक्सपर्ट या फिर डोमेन एक्सपर्ट से कांटेक्ट करें और उससे फिर इस डोमेन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन लें. लाइक आपको बैंक के एम्प्लॉय से बात करना पड़ेगी, बैंक के मैनेजर से बात करना पड़ेगी और आप उनसे ही वेरीफाई करेंगे उनके बैंक के कंस्ट्रेंट्स या फिर रूल्स जो कि उस स्पेसिफिक बैंक के ऊपर ही एम्प्लॉय होते हैं. एंड यू विल यूज़ दैट इंफॉर्मेशन टू क्रिएट ए गुड डिज़ाइन. अगर आप खुद चाहें कि आप उसके बारे में डिटेल हासिल करें तो माइट भी पॉसिबल आप कर भी लें, लेकिन उसकी जो फाइन डिटेल्स हैं, जो उसकी इम्प्लीकेशंस हैं, वो आप डेफिनेटली मिस कर जाएंगे. SMEs are expert users. They have management perspective. So जो हमारे पास सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं इनका डोमेन के साथ बहुत डार्क रिलेशनशिप होता है. मीन्स कि दे हैव मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव. SMEs are knowledgeable but they are not designers. लाइक SMEs जो हैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, इनसे आप बैंक के किसी भी स्पेसिफिक रूल के बारे में, किसी भी रेगुलेशन के बारे में आप कुछ भी पूछें, इनको पता होगा, लेकिन उस रूल को इम्प्लीमेंट कैसे करना है थ्रू सॉफ्टवेयर दे इवन डोंट नो, क्योंकि वो डिज़ाइनर्स नहीं हैं. दे आर ओनली नॉलेज अबाउट दैट डोमेन. यू विल वांट एक्सेस टू SMEs थ्रू आउट द डिज़ाइन प्रोसेस. ये ज़रूरी नहीं है कि आप SMEs को सिर्फ प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट के स्टार्ट में ही एक्सेस करें और उनसे इंफॉर्मेशन लें, बल्कि आप उनको बार बार यूज़ करें. और आपको ऐसा ही करना होगा क्योंकि किसी भी फेज़ में, डेवलपमेंट के किसी भी फेज़ में जाके आपको SMEs की ज़रूरत पड़ सकती है अबाउट एनी रूल या फिर वैल्यूएशन ऑफ एनीवेयर जहाँ प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर रहे हैं, किसी भी कंपोनेंट में आपको इनकी ज़रूरत पड़ सकती है. यूज़र एंड कस्टमर इंटरव्यूज़. User and customer are two different groups, and user are the people who the product and try to accomplish something with it. नॉर्मली हमारे पास जो थर्ड टाइप है यूज़र एंड कस्टमर इंटरव्यूज़ में, यूज़र और कस्टमर को एक ही समझा जाता है, लेकिन ये एक नहीं है. यूज़र अलग है, कस्टमर अलग है. ये दो अलग ग्रुप्स हैं. यूज़र हमारे पास वो लोग हैं जिन्होंने प्रोडक्ट को यूज़ करना है और उससे कोई चीज़ अखज़ करनी है या कुछ ना कुछ आउटकम चाहिए. अब कस्टमर कौन है? Who made the decision to purchase the product. तो decision making अलग है और product purchasing अलग है. So there is a clear difference between user and customer. एक वाज़ेह फ़र्क है user में और customer में. So it is important to understand customers and their goal in order to make product viable. क्योंकि customer हमारे पास important है जिसके लिए ही product design हो रही है.